दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप HQ बॉलीवुड न्यूज़ की कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। हाय गाइस, कैसे हो आप सब। दोबारा स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल HQ बॉलीवुड न्यूज़ में और मैं हूं हारिस कुरैशी। गाइस, अगर एक बॉलीवुड चैनल हम बनाएं तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है। मेरे ख्याल से हमें मूवीज़ का रिव्यू भी देना होता है और जो हम मूवी का रिव्यू करने के लिए मूवी देखते हैं और इत्तेफाक से वो मूवी बुरी निकल जाती है, टॉर्चर निकल जाती है, तो सबसे बड़ी दिक्कत वही होती है मेरे हिसाब से, जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है। अगर बॉलीवुड चैनल बनाओ तो यही कुछ हुआ कलंक के साथ। और कलंक है, करण जौहर ने प्रोड्यूस करी है, धर्म प्रोडक्शन की। कभी करण जौहर साहब डायरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन अब वो बिजनेसमैन बन गए हैं। अब वो नई नई चीज़ें कर रहे हैं, नेपोटिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं बड़ी, और प्रोडक्शन की फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वो डायरेक्टर नहीं रहे, अब वो असल में बिजनेसमैन बन चुके हैं। तो गाइस, ये रिव्यू वाली वीडियो है और जाहिर सी बात है ये वीडियो बड़ी ही रहती है, तो तकरीबन 9-10 मिनट की ये वीडियो रहेगी, तो पूरा देखें। या बाकी वीडियो में कोशिश करता हूँ छोटी बनाने की, लेकिन इसमें एक बात समझाऊंगा मैं कि कहाँ फिल्म कैसी है, फिल्म क्या क्या आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। एक अच्छी खासी फिल्म को खराब कैसे करते हैं, ये करण जौहर से सीखो आप। भाई, स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, स्टोरी बहुत बढ़िया है। मैं ये कहूँगा, मेरे ख्याल से जिसने लिखी है उसका काम अच्छा है, उसने एक अच्छी स्टोरी लिखने को दे दी। और जो डायरेक्टर साहब है, मुझे यही नहीं पता कौन है, अभी मैंने पता लगाया है इसका डायरेक्टर, और अभिषेक वर्मन नाम का कोई डायरेक्टर है, मुझे नहीं पता कौन है ये डायरेक्टर। तो इन डायरेक्टर साहब ने इस स्टोरी की माँ बहन कर दी है बिल्कुल ही। एक अच्छी स्टोरी को कबाड़ करके दिखाया। अगर वन लाइन रिव्यू में कलंक को बताया जाए तो एक अच्छी खासी स्टोरी को कबाड़ कर देना है कलंक। लेकिन हाँ, शायद डायरेक्टर साहब ने फिल्म का नाम पूछा होगा, क्या नाम क्या रहेगा, तो डायरेक्टर साहब को बताया कलंक नाम रहेगा। तो डायरेक्टर साहब ने सोचा कि मेरा काम भी कलंक करना ही होगा स्टोरी को, तो उनके सामने जो स्टोरी आई उन्होंने उस स्टोरी को कलंक कर दिया। दोस्तों, ये उस टाइम की कहानी है जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था, लेकिन डायरेक्टर साहब इस बात को बेहतर जानते हैं कि ये सच्ची कहानी है या नहीं। तो कुल मिला के ये कहना चाहूँगा कि उसमें फिर बेटा है संजय दत्त, और माधुरी दीक्षित का बेटा है वरुण धवन। और ये नहीं, माधुरी दीक्षित एक तवाइफ है और तवाइफ का बेटा है वरुण धवन, और इसी वजह से संजय दत्त जो है उसे छोड़ देता है, वरुण धवन को और माधुरी दीक्षित को। यहाँ पर वरुण धवन का जिंदगी का मकसद ही यही रहता है कि किसी तरह, संजय दत्त बहुत मालदार इंसान है, कि उसे बर्बाद कर दूं, क्योंकि ये मेरा पिता होने के बावजूद भी इसने मुझे छोड़ दिया। और वो अपनी माँ से भी नफरत करता है। का एक और बेटा है संजय दत्त का, जो कि उसकी बीवी से है, आदित्य रॉय कपूर। और आदित्य रॉय कपूर की बीवी है सोनाक्षी सिन्हा, जो मरने वाली है, जिसे कैंसर है। और सोनाक्षी सिन्हा चाहती है कि आदित्य रॉय कपूर मेरे जाने के बाद अकेला ना रहे, तो वो आदित्य कपूर की शादी करा देती है आलिया भट्ट से। अब यहाँ पर वरुण धवन जो है आलिया भट्ट से अपना प्यार जताना चाहता है और उसे फंसाना चाहता है, ताकि वो आलिया भट्ट के थ्रू अपना बदला ले सके संजय दत्त से, और बदनाम कर सके संजय दत्त को कि उसकी जो बहू है वो मेरे साथ है और मेरे साथ उसका चक्कर है, इस तरीके से बदला ले सके। तो आगे क्या होता है, मेरे ख्याल से आपको देख लेना चाहिए आगे। ज्यादा ये थोड़ी सी हल्का सा प्लॉट मैंने खोला, ऐसा नहीं पूरी स्टोरी खोल दियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, स्क्रीन प्ले वर्स्ट, द वर्स्ट स्क्रीन प्ले आई हैव एवर सीन इन अ मूवी। बहुत ही घटिया स्क्रीन प्ले है, बहुत ही बेकार स्क्रीन प्ले है, बहुत ही वाहियात स्क्रीन प्ले है। मैं तो ये कहूंगा कि कुछ फिल्म शुरू होती है, बोरियत से शुरू होती है और बोरियत पे ही खत्म हो जाती है। फिल्म 2.25 घंटे की है और हम बाहर निकलने को तरस जाते हैं, भाई खत्म हो जाए फिल्म और हम बाहर निकलें। एक के बाद एक चीज, अब लगता है कि ये चीज लास्ट है, फिर उसके बाद एक और चीज आ जाती है, फिर वो लास्ट है। और बोर एक एक कैरेक्टर ने करा है, इस फिल्म के एक एक कैरेक्टर ने दबाकर बोर करा है। कभी आदित्य रॉय कपूर और संजय दत्त, इन दोनों की बातचीत बोर करती है। कभी सोनाक्षी सिन्हा और आदित्य रॉय कपूर, इन दोनों की बातचीत बोर करती है। कभी माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की बातें बोर करती हैं। कभी वो उससे बात कर रहा है, वो बोर कर रही है। इस फिल्म में दो जनों पर काफी फोकस दिखाया गया है, यानी दो कैरेक्टर्स पे। जैसे एक ही स्क्रीन पे संजय दत्त और माधुरी दीक्षित है, एक ही स्क्रीन पे संजय दत्त हो गया, आदित्य रॉय कपूर हो गई, हो गया, एक ही स्क्रीन पे वरुण धवन हो गए और आलिया भट्ट हो गई। यानी दो जनों की बात पूरे फिल्म में दिखाई जा रही है और वो दो जने बदले जा रहे हैं और वो दो जने बिल्कुल बोर कर रहे हैं, दबा के बोर कर रहे हैं पब्लिक को, और इतना बोर कर रहे हैं कि पब्लिक पक चुकी है बहुत ही ज्यादा। हल्का सा फिल्म में कुछ अच्छा होता है, ठीक है, तो लगता है कि हाँ अब अच्छी फिल्म चलने लगेगी, लेकिन दोबारा फिल्म कहां चलती है, फिर दोबारा पता नहीं कहां स्टोरी पहुंच जाती है।
फिर वहां पर स्टोरी चलने लगती है, वहां का हम देखने लगते हैं, चलो वहां पे हमें हल्का सा इंटरेस्ट बनने लगता है, फिर और कहीं का दिखाने लग जाते हैं। तो स्क्रीन प्ले जो है बहुत ही घटिया बेकार है, डायरेक्शन भी बिल्कुल ही घटिया है। इस फिल्म को जो डायरेक्ट कर सकते थे, मैं मानता हूं संजय लीला भंसाली ही डायरेक्ट कर सकते थे, उनके अलावा और कोई दूसरा डायरेक्टर नहीं है बॉलीवुड के अंदर जो उनसे बढ़िया उस पीरियड फिल्म की डायरेक्शन कर सकता था। दोस्तों अब बात करूंगा वीएफएक्स की। बहुत ही घटिया वीएफएक्स है, बहुत ही बेकार वीएफएक्स है। इससे बुरे वीएफएक्स मैंने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी नहीं देखा है। कम से कम उसमें भी कार्टून सा नजर आ रहा था, लेकिन इसमें बिल्कुल ही हद कर दी है। जहां पर सांड से वरुण धवन की लड़ाई होती है, तो वहां पर एक एक दर्शक को पता है, जो बैठा हुआ साफ दिख रहा है कि बिल्कुल ये एक नकली सांड है, और बिल्कुल साफ पता चल रहा है, कोई कह ही नहीं सकता। जो बाहुबली में भी सांड दिखाया गया था, जिससे भल्लाल देव की लड़ाई हुई थी, वो तक असली लगेगा उस सांड के सामने। तो बिल्कुल ही नकली सांड लग रहा है वो, जैसे हम 10-15 साल पहले पहुंच गए हो, हम पे ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं हो कि हम असली सांड क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि ऐसी हो गई है टेक्नोलॉजी, लेकिन जब भी ऐसा लग रहा है फिल्म देख के कि हम 10-15 साल पीछे पहुंच चुके हैं, और ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक आई नहीं है हमारे पास। दूसरा, वरुण धवन सांड पे बैठते हैं और 10-15 सेकंड तक, जितने भी एक टाइम पीरियड तक उन्हें सांड पे बैठे रहना है। अगर वो गिर जाते हैं उस टाइम पीरियड से पहले, तो वो हार जाते हैं। तो यहां पर सांड को पता है कि क्या गेम के रूल है क्या नहीं। वरुण धवन सांड पे बैठ जाते हैं, जीत जाते हैं, और सांड उन्हें गिरा देता है। तो सांड को यहां पर सब कुछ पता है। सांड यहां पर इंसान से ज्यादा समझदार है, उसे पता है सब कुछ कि क्या चल रहा है क्या नहीं। और वो जब वरुण धवन साहब जीत जाते हैं, वो सांड अपने आप ही अपने उसमें चला जाता है, कमरा जो जेल टाइप उसकी बना रखी है। हालांकि इतना भड़का हुआ सांड, उसे सब कुछ समझ में आ जाता है, हाँ भाई मुझे क्या करना है। इतना होशियार इस फिल्म में सांड को दिखाया है। दूसरा, एक पहाड़ी इलाका है और इतना खराब वीएफएक्स है, मतलब साफ पता चल रहा है जैसे पीछे कोई पेंटिंग से लगा दी हो कि पीछे का जो सीन है वो रियल है ही नहीं। साफ पता चल रहा है, इतने घटिया तो इसमें वीएफएक्स डाले हैं। माधुरी दीक्षित का डांस इन्हें बहुत पसंद आ रहा है, यानी एक सीन कुछ होता है, फिर माधुरी दीक्षित का डांस आ जाता है। यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, चलो वहां पर वो एक तवायफ है और वहां पर एक कोठा है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही, जब कोई आया ही नहीं, डांस किसके लिए कर रही है। फिर कुछ सीन होता है, यहां पर इमोशनल सीन चल रहा है और यहां पर माधुरी दीक्षित का डांस आ जाता है। फिर कुछ अलग सीन चलता है, फिर माधुरी दीक्षित का डांस आ गया, वो डांस कर रही है। फिर कुछ और हो गया, फिर माधुरी दीक्षित का डांस। पब्लिक बिल्कुल पक चुकी होती है। पूरे पौने 3 घंटे का टॉर्चर सहन करते करते ये ऐसी फिल्म इन्होंने बना दी है। हाँ, वहां पर जहां पर वो रहते हैं, वहां पर मुस्लिम्स की आबादी बहुत है। पूरा शहर ये समझ लो, बहुत सारे 80% से ज्यादा वहां मुस्लिम्स है, 90% से ज्यादा। अब वहां पर उनसे पार्टीशन का वक्त हो रहा है वो, और वहां पर दंगे का माहौल सा हो जाता है। आदित्य रॉय कपूर के अखबार की कंपनी है वहां पर, तो 4 जने को पीटने के लिए विलन कितने इंसान को ले आएगा? 10 को, 15 को, 25 को, इससे ज्यादा तो नहीं। वहां पर विलन पूरे शहर के जितने भी मुस्लिम्स हैं सबको ले आता है, और सब किसी उससे नहीं लड़ रहा है, किसी मतलब बराबर वालों से नहीं लड़ रहा है अपने। वो जो जितने भी लोग हैं, पूरा शहर है वो लड़ रहे हैं सिर्फ 4 जनों से, और 4 जनों के पीछे पूरा शहर पड़ा हुआ है। यार मुझे समझ में नहीं आ रही, 4 जनों के पीछे इतने सारे व्यक्ति को लाने की क्या जरूरत थी? ये हम डायरेक्टर साहब से पूछ सकते हैं। कुछ बंदों को लिया था तो समझ में आ सकती थी, लेकिन डायरेक्टर साहब को दंगे वगैरह दिखाते थे फिल्म में, पार्टीशन का वो दौर दिखाना था, तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर और आलिया भट्ट के बीच में कुछ प्यार व्यार नहीं है। उनकी शादी एक समझौता रहती है, और लेकिन सोनाक्षी सिन्हा जो आदित्य रॉय कपूर की पहली बीवी है वो मर चुकी है। और आदित्य रॉय कपूर कहता है कि क्या हम आलिया भट्ट से कहता है कि तुम चाहो तो इस रिश्ते से आजाद हो सकती हो, या तुम चाहो तो इस रिश्ते को एक नया मौका दे सकती हो, ये तुम पे छोड़ देता हूं मैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, आलिया भट्ट को वरुण धवन से कोई गलतफहमी हो गई कि वरुण धवन उसे धोखा दे रहा है। बिना तहकीकात करे कुछ भी आलिया भट्ट जाती है आदित्य रॉय कपूर के पास, और आदित्य रॉय कपूर के पास जाकर कहती है कि मैं इस रिश्ते को नया मौका देना चाहती हूँ। और फौरन ना उनमें फ्रेंडशिप होती, ना फ्रेंडशिप बढ़ती, ना कुछ होता, ना एक दूसरे को समझते हैं। बस इतना कहते ही कि हल्की सी वरुण धवन के खिलाफ गलतफहमी हुई, और आदित्य रॉय कपूर से इतना कह दिया कि मैं इस रिश्ते को अब एक नई शुरुआत देना चाहती हूँ, और फौरन उनमें सेक्स हो जाता है। इतनी जल्दी थी आलिया भट्ट को, यार थोड़ा तहकीकात तो कर लेती, पता तो कर लेती। ये चीज मुझे बिल्कुल ही अनलॉजिकल लगी है इस फिल्म में। तो की बात करी जाए तो फिल्म के 2 गाने मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। एक बाकी सब फर्स्ट क्लास है, और दूसरा जो है वो है कलंक का टाइटल ट्रैक जो है, कलंक नहीं इश्क है। तो ये दोनों गाने अच्छे लगे हैं, बाकी एवरेज हैं। और कुल मिला के ये फिल्म अच्छी बन सकती थी अगर संजय लीला भंसाली डायरेक्ट करते, लेकिन इस फिल्म का कबाड़ा हो चुका है। और मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा 1.5 स्टार, और 1.5 स्टार सिर्फ आलिया भट्ट, वरुण धवन और कुणाल खेमू के लिए है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा एक्टिंग करी है। और 1.5 स्टार
राइटर के लिए है जिसने ये स्टोरी लिखी है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और इस फिल्म का मैं बिजनेस भी बता देता हूं। इस फिल्म को फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता। पहले दिन का बिजनेस है 21 करोड़ और दूसरे दिन का बिजनेस है 11 करोड़। और गिरावट दोस्तों, अब तक की साल की सबसे बड़ी गिरावट आ चुकी है इस फिल्म में। 46% से ज्यादा गिरावट आ चुकी है। डे 1 से कंपेयर करें डे 2 को तो 46% से ज्यादा गिरावट आ चुकी है। और इस फिल्म को 150 करोड़ करने ही करने होंगे अपना बजट रिकवर करने को। और यहां पर मुझे नहीं लगता कि ये 150 करोड़ बिल्कुल भी रिकवर कर पाएगी। और यहां पर ये फिल्म फ्लॉप हो गई है। और जो इसका प्रोड्यूसर है करण जौहर, नुकसान झेलना ही पड़ेगा। 100% नुकसान झेलना पड़ेगा करण जौहर को यहां पर। और जो इंसान खुद दूसरों को तबाह करने निकल जाता है जैसे करण जौहर हो गया, जो सिम्बा से अपनी शाहरुख खान को और तरह तरह की गंदी बिजनेस स्ट्रेटेजी कर रहा है, आज जैसे को तैसा हो चुका है और कलंक फ्लॉप हो जाएगी, बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी। और इसे पता चल जाएगा करण जौहर को। आने वाली फिल्में भी इसकी कुछ ज्यादा खास नहीं है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 भी ऐसी बकवास रहेगी जो मुझे लगता है। और जैसे को तैसा यहां पर हो चुका है और पब्लिक मतलब इंसाफ करके जाएगी, यहां पूरा भरोसा है मुझे। और इस फिल्म को फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, तो बाकी अपडेट्स के लिए भी बने रहें HQ बॉलीवुड न्यूज के साथ। और अगर आप जाना चाहो कलंक में तो बहुत सरदर्द की गोली आप अपने साथ ले आना और जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए HQ बॉलीवुड न्यूज को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। मैं बॉलीवुड से रिलेटेड अपडेट आपको देता रहूंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।